So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है। लास्ट वीडियो की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्लास 12 का सिलेबस रिप्रोडक्शन यूनिट से, जो आप लोग के क्लास 12 सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसी यूनिट से हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीशन की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। एंड हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर किया था, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो वो सारी बात हम लोगों ने की थी। उसके बाद हम लोग चले थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टेमन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। स्टेमन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करके स्टेमन के अंदर अभी एंथर और फिलामेंट है, तो उसके बाद हम लोगों ने एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। एंथर के स्ट्रक्चर के बाद में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद में हम लोगों ने एंथर वॉल लेयर्स की बात की, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी पोलन ग्रेन्स की, एंड पोलन ग्रेन्स की हम लोगों ने लेयर्स की बात की थी, यानी एक्साइन, इंटाइन और लास्ट में साइटोप्लाज्म तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग पोलन ग्रेन से ही कंटिन्यू करेंगे, यानी जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो नोट्स रहेंगे, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से है, वहां पे जाकर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना देरी के हम लोग चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी से हमें क्या समझ में आ रहा है? वो वो टाइप की एलर्जी जो हमें पोलन ग्रेन्स की वजह से हो रहा है ना, यानी वो एलर्जी जो हमें पोलन ग्रेन्स की वजह से हो रही है, उस एलर्जी को हम लोग बोलेंगे पोलन एलर्जी, ठीक है। अभी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट। अब एनिमोफिलस प्लांट क्या होते हैं? एनिमोफिलस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जहां पर जो पॉलिनेशन होती है, उसका जो एजेंट होता है वो विंड होता है, ठीक है। यानी कि जहां पर जो पॉलिनेशन होगी वो किसकी हेल्प से होगी? वो होगी विंड की हेल्प से, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमोफिली। एंड जिन प्लांट्स के अंदर होती है, उन प्लांट्स को हम लोग एनिमोफिलस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी टाइप की पॉलिनेशन होती है, वो सारी हम लोग जब पॉलिनेशन टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो एनिमोफिलस प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी जहां पर विंड से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली अगर विंड के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है, उन्हीं की वजह से तो एलर्जी होगी ना। कई लोगों को स्नीजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या कई लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो किस वजह से हो रही है? जो विंड के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, इट कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders such as asthma and bronchitis, ठीक है। तो ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो उन लोगों में देखने को मिलती है जिनको पोलन एलर्जी होती है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी वजह से पोलन एलर्जी होती है? द फर्स्ट वन इज पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो होता है, इसका जिक्र आप लोग काफी बारी देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। अब इसको लाया क्यों गया था? इसको लाया गया था ताकि हम लोग क्या कर सके, इट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, ठीक है। जब इंपोर्टेड वीट हम लोगों ने इंडिया में लाई थी, तो इंपोर्टेड वीट के अंदर एज अ कंटेमिनेशन पार्थेनियम या कैरेट ग्रास प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंपोर्टेड वीट हम लोग किस लिए लाए? अपने फायदे के लिए। बट उसके साथ में हमारा नुकसान करने के लिए कौन साथ में आ गया था? पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास, ठीक है। और उसकी वजह से काफी जो है हम लोगों को पोलन एलर्जी भी देखने को मिलती है, ठीक है। द सेकेंड वन इज एमेरेंथस एंड द थर्ड वन इज कीनोपोडियम, ठीक है। तो ये तीन मेजर प्लांट्स हैं जिनके अंदर या जिनकी वजह से पोलन एलर्जी कॉज होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर।
नेक्स्ट इज पॉलन प्रोडक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को हार्म ही हो रहा है पॉलन ग्रेन से, कि एलर्जी हो रही है जी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलन ग्रेन से सबको एलर्जी हो रही है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को एलर्जी हो रही होती है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत नॉर्मली पॉलन एलर्जी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अभी पॉलन प्रोडक्ट्स क्या है, देखो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, काफी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है ना, अभी क्या है, आजकल जो एथलीट्स हैं वो पॉलन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? उन पॉलन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है, उन पर्टिकुलर एथलीट्स का या फिर उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्टेमिना है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो काफी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पॉलन प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, उनको भी क्या किया जाता है, पॉलन्स खिलाए जाते हैं, उनको भी पॉलन्स फीड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, उनका भी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सके, ठीक है। और आजकल जो है एक फैशन बन गया है, ठीक है, कि जो पॉलन प्रोडक्ट्स है ना, उनको एज अ फूड सप्लीमेंट्स लोग यूज करते हैं, ठीक है, उनको एज अ फूड सप्लीमेंट्स जो है लोग यूज करते हैं। और आजकल तो जो है जो पॉलन प्रोडक्ट्स है वो किस फॉर्म में मिलते हैं, या तो टेबलेट्स की फॉर्म में या फिर सिरप्स की फॉर्म में, ठीक है। ये देखो, ये जो पॉलन प्रोडक्ट्स हैं आपके दिखाए हुए हैं, ये क्या है, ये पॉलन क्रीम दिखाई हुई है, ठीक है। और ये आपकी क्या दिखाई हुई है, ये भी आपके पॉलन प्रोडक्ट्स, ये पॉलन की टेबलेट्स आपकी दिखाई हुई है, ठीक है, पॉलन टेबलेट्स आपकी दिखाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलन वायबिलिटी। अब वायबिलिटी क्या होता है? वायबिलिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वी कैन से द पीरियड ऑफ एक्टिवनेस, ठीक है, पीरियड ऑफ एक्टिवनेस, यानी वो पर्टिकुलर पीरियड जब तक जो पर्टिकुलर वो पॉलन ग्रेन है वो वायबल रहेगा, यानी वो एक्टिव रहेगा, वो अपनी एक्टिव स्टेट में रहेगा, या ये बोले कि वो जिंदा रहेगा, वो एक्टिविटी दिखा सकता है, वो फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड उस टाइप ऑफ, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन स्पीशीज का जब तक वो एक्टिव है, वो उस पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जांपल कोई पॉलन ग्रेन है या कोई प्लांट है, उसका जो पॉलन है उसकी वायबिलिटी या फिर जो उसकी एक्टिवनेस है वो 30 मिनट्स तक की है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो 30 मिनट्स तक वायबल है, ठीक है, यानी वो 30 मिनट्स तक जो है अपनी एक्टिविटी शो करेगा। अब मान लो वहीं पे कोई और प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन जो है वो 10 साल तक एक्टिव एक्टिव स्टेट में रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेकंड प्लांट है उसकी वायबिलिटी फर्स्ट प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है, द पीरियड फॉर विच द pollen grain retain the ability to germinate on landing on the stigma is known as pollen viability, यानी कि एक उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन की वो एबिलिटी या वो टाइम पीरियड जब तक वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाए, वही हो गया, क्या वो अपनी एक्टिविटी शो कर पा रहा है, जर्मिनेशन ही तो उसकी एक्टिविटी है ना, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर भी पॉलन ग्रेन्स का एक्टिव होना जरूरी है, तो वो पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, वो पर्टिकुलर पीरियड पॉलन वायबिलिटी होता है। और ये पीरियड जो होता है हाईली वेरिएबल होता है, डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी डिफरेंट होती है। और ये किस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर पॉलन वायबिलिटी जो है वो प्लांट्स की डिपेंड करती है। अब ये देखो, जैसे राइट या वीट होता है, यानी कि जो आपकी सीरियल क्रॉप्स है उनकी जो वायबिलिटी है वो कितनी है, 30 मिनट्स, ठीक है, यानी राइस या वीट का जो पॉलन ग्रेन रहेगा वो 30 मिनट्स तक वायबल रहेगा। जबकि सेवरल मंथ्स की वायबिलिटी होती है किन फैमिलीज के अंदर, लेग्यूमिनोसी, यानी कि लेग्यूम्स के अंदर, जो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती है उनकी वायबिलिटी सेवरल मंथ्स होती है। रोजेसी यानी कि रोज फैमिली में, और सोलेनेसी कौन सी हो जाएगी आपकी, पोटैटो ब्रिंजल वाली, ठीक है, वो आपकी सोलेनेसी फैमिली हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि पॉलन्स वाइबल होते हैं, अब कुछ के पॉलन्स क्या होते हैं ना, बहुत सालों तक वाइबल रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर काफी लंबी वाइबिलिटी है तो हम लोग पॉलन्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पॉलन्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम लोग पॉलन्स को स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम लोग उनको क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। जब हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पॉलन्स को स्टोर कर रहे हैं, और किस टेम्परेचर पर करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रायो प्रिजर्वेशन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए हम पॉलन्स को स्टोर करके रख लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और वो पर्टिकुलर जगह या वो पर्टिकुलर सेंटर जहां पर पॉलन्स को हम लोग स्टोर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलन बैंक्स। ठीक है, जैसे ब्लड बैंक होता है जहां पर ब्लड स्टोर करते हैं, सिमिलरली पोलन बैंक्स होते हैं जहां पर हम लोग पॉलन्स को स्टोर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी कि वहां पर माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, और मियोटिक डिवीजन जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, माइटोसिस शो करने के बाद में दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। द फर्स्ट वन विल बी वेजिटेटिव सेल, जो कि बड़ा होगा साइज। ठीक है, और दूसरा जो होगा दैट विल बी जनरेटिव सेल। ठीक है, अब मान लो कि इतना बड़ा अगर वेजिटेटिव सेल है तो जनरेटिव सेल इतना सा होगा। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है। इट इज बिगर इन साइज एंड हैव अबंडेंट फूड रिजर्व। ठीक है, यानी कि इसके पास में फूड रिजर्व काफी ज्यादा होता है, एंड एक बहुत बड़ा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस वहां पर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर जनरेटिव सेल की बात करी जाए तो वो छोटा होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो जनरेटिव सेल है वो फ्लोट करता रहता है। तो क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, एंड इट इज स्पिंडल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जनरेटिव सेल होता है उसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, एंड उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपके पोलन टेट्राड्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए, जो पॉलिनेशन होगी, यानी कि शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन होगा, सॉरी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा, वो कब होता है, टू सेल स्टेज के ऊपर। ठीक है, टू सेल स्टेज कौन सी होती है, जहां पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। ठीक है, टू सेल स्टेज क्या होगी, जस्ट अ मिनट। टू सेल स्टेज विल बी जहां पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। जहां पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है वो होगी टू सेल स्टेज। ठीक है, और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर टू सेल स्टेज के ऊपर ही पॉलिनेशन का प्रोसेस अकर हो जाता है। बाकियों के अंदर अब क्या होता है, बाकियों के अंदर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है ना, जनरेटिव सेल क्या करेगा, दो मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जनरेटिव सेल है, मान लो कि ये जनरेटिव सेल है, तो ये डिवाइड हो जाएगा दो मेल गैमेट्स के अंदर। ठीक है, ये दो मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ पे टोटल कितने सेल हो गए, जनरेटिव सेल पहले एक था, अब मान लो ये बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है और ये आपका एक जनरेटिव सेल था। ठीक है, अब ये जो है ये तो दो में डिवाइड हो गया, तो यानी टोटल सेल कितने हो गए, थ्री सेल हो गए। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेज को क्या बोला जाता है, जहां पर जनरेटिव सेल आपका दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो थ्री सेल स्टेज क्या होगी, वेजिटेटिव सेल प्लस टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये आपकी होगी थ्री सेल स्टेज। ठीक है, दीज मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब ये जो मेल गैमेट्स होंगे ये क्या होंगे, आपके नॉन मोटाइल होंगे। या तो ये जो मेल गैमेट्स होंगे ये आपके क्या हो रहा है, तो यहाँ पर थ्री सेल स्टेज के ऊपर जो है डिवीजन होगा, और ये जो मेल गैमेट्स होंगे आपके नॉन मोटाइल होंगे और अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप के होंगे, यानी अमीबा जैसी इनकी शेप होगी, इरेगुलर शेप होगी। अनइक्वल इन साइज होंगे, यानी दोनों मेल गैमेट्स जो बने हैं उनका साइज सेम नहीं होगा, अनइक्वल होंगे। ठीक है, एंड ऐसे पोलन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री सेल्ड पोलन या फिर मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जो आपका मेल गैमेटोफाइट है उसके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की। देखो ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपका एक माइक्रोस्पोर था, यहाँ पर वैक्यूल्स थे। ठीक है,
अब ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पर ये स्पिंडल शेप बन गई, ठीक है। स्पिंडल शेप बनने के बाद में स्पिंडल शेप बनी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइटोटिक डिवीजन हो गया। लिखा हुआ था ना हमारा हमारा क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर हो गया। हमारा जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, सिस्टम, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन है हमारा ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके दो बड़े बड़े वेक्यूल्स हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ, माइटोसिस होना शुरू हो गया। माइटोसिस होना शुरू हो गया और माइटोसिस शुरू होने के बाद में ये बड़ा सा जो बन गया, ये वेजिटेटिव सेल बन गया और ये आपका क्या बन गया, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब यही जनरेटिव सेल क्या करता है, यही जनरेटिव सेल जो है आगे दो में डिवाइड होगा और उसके बाद में क्या होता है, जनरली या तो क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगा वो इसी पे हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा, ये आपका टू सेल स्टेज दिखा रहा है, ये आपका क्या है, टू सेल स्टेज, ठीक है। जब ये जनरेटिव सेल जो है, मान लो ये जनरेटिव सेल जो है, जब ये आगे दो में डिवाइड कर जाएगा और तब आपका डिवीजन होगा, तब वो क्या बन जाएगा हमारा, तब वो थ्री सेल स्टेज बन जाएगी, ठीक है। तब वो क्या बन जाएगी, थ्री सेल स्टेज बन जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या दिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन टेट्राड, ये आपका दिखा हुआ है पॉलन ग्रेन टेट्राड। सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसके साथ ही हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने माइटोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया, एंथर के बारे में भी पढ़ लिया, पोलन के बारे में भी पढ़ लिया, स्टेमन के बारे में भी पढ़ लिया और मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने अभी तक इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया, यानी इस वीडियो के इस पार्ट में और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी पिस्टिल की बात की जाएगी, मेगास्पोरेंजियम की बात की जाएगी। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है आपका, ओव्यूल, और फिर हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो सबसे पहले गाइनीशियम क्या होता है, गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। अब गाइनोशियम जो होता है, ठीक है, यानी कि अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टिल, और पिस्टिल को और क्या बोला जाता है, कार्पिल, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या होगा, मोनोकार्पिलरी। मोनो से क्या समझ में आ रहा है हमें, वन, ठीक है। मोनो से हमें क्या समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब है वन, यानी जहां पर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होगा, एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, मोनोकार्पिलरी। और मल्टी कार्पिलरी क्या होंगे, जहां पर मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट, जहां पर मोर देन वन पिस्टिल। अब पिस्टिल का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होता है, एंड दिस इज योर ओवरी, ठीक है, ये आपकी ओवरी होती है। अब जो मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल भी होती है, ये आगे दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। पहली क्या हो सकती है, या तो एपोकार्पस होगी, ठीक है, एपोकार्पस। एपोकार्पस आप किससे याद रखोगे, एपोकार्पस आप याद रख लो अलग, ठीक है। यानी कि जितने भी कार्पल्स वहां पर होंगे, मान लो कि वहां पर लेट्स से 10 कार्पल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो 10 कार्पल्स जो है वो 10 के 10 कार्पल्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, दे विल बी फ्री फ्रॉम ईच अदर। एंड इसका एग्जांपल क्या होता है, मिशेलिया, ठीक है, मिशेलिया इसका एग्जांपल होता है। अब सिन कार्पस को आप कैसे याद रखोगे, सेम, ठीक है, या साथ में, है ना, साथ में से याद रख लेते हैं। जो सिन कार्पस होते हैं वो बोलते हैं हम साथ साथ हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये साथ में, जब सारे कार्पल्स जो है वो साथ में अटैच्ड है, यानी कि वो फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ में, उसको हम लोग बोलेंगे सिन कार्पस। और उसका एग्जांपल क्या होता है, पापावर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेपावर भी बोलते हैं, पेपावर भी बोल सकते हो और पापावर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पेपावर के अंदर क्या होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, जबकि मिशेलिया के अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। अब पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी और अभी मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया। अब स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर पॉलन आएगा, वो पर्टिकुलर जगह है जहां पर पॉलन आएगा और उसके बाद ही वहां पर पॉलन ट्यूब का जनरेशन होगा और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यानी वो जगह जहां पर आपका पॉलन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा, ठीक है।
और स्टाइल क्या होता है, स्टाइल लंबा पार्ट होता है जहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, ठीक है। और ओवरी क्या होता है, ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट, ये जो नीचे मोटा सा पार्ट होता है ना, जो थैलेमस के साथ में अटैच होता है। जैसे आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका स्टेमन था, उसके अंदर फिलामेंट अटैच था थैलेमस के साथ में, यहाँ पर आपका ओवरी अटैच होगा थैलेमस के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा, जहां पर आपका पोलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन आपका यहाँ लैंड करेगा। ये आपका है स्टाइल, जहां पर आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ठीक है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। और ये आपका है ओवरी, जहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका, ये देखो आपका ये हिबिस्कस का दिखाया हुआ है, ठीक है, ये हिबिस्कस का दिखाया हुआ आपको। ये आपकी क्या है, ये आपकी मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल है, किसके अंदर, पेपावर के अंदर। अब ये देखो ये क्या है, सारे आपको फ्यूज नजर आ रहे हैं, सारे कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड है, ठीक है। और ये क्या है आपका मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया। अब यहाँ पर जितने भी कार्पल्स हैं वो सारे क्या है, एक दूसरे से अलग है, उनका कोई कॉमन ओरिजिन नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर इनका कॉमन ओरिजिन है, यहाँ पर कोई कॉमन ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ठीक है। और ये आपका क्या है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। अच्छा, ये आपका किसका है, ये आपका हिबिस्कस का है, ठीक है। और ये आपका है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का ये बात कर रहे हैं, जब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इसको हम लोग तब देखेंगे। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। ओवेरियन कैविटी होती है जिसके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग लॉक्यूल्स बोलते हैं, ओवेरियन लॉक्यूल्स बोलते हैं। अब जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी के, ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी के अंदर है लॉक्यूल्स, ठीक है। अब ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है हमारी प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जो अराइज होता है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स है, उनका ओरिजिन जो होगा वो आपका प्लेसेंटा से होगा, ठीक है। वो किससे होगा, प्लेसेंटा से होगा, सॉरी मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया इज फॉर मेल्स, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल्स, ठीक है। अब ओवरी क्या हो सकती है, एक तो सिंगल ओव्यूल हो सकता है, ठीक है, सिंगल ओव्यूल हो सकता है, जैसे कि व्हीट में होता है, राइस में होता है, मैंगो में होता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत सारे किसमें होते हैं, पपाया में प्रेजेंट होते हैं, वाटरमेलन में प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्किड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और किसमें प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्किड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओव्यूल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल इज इंटेग्यूमेट इंटेग्यूमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है एंड वो डिहाइस नहीं हुआ, ऐसा मेगास्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब ओव्यूल के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए, ओव्यूल के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। ओव्यूल्स के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर हमारा ओव्यूल डिवाइडेड होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या होता है, वो स्टॉक ओव्यूल की जहां से वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। यानी कि आपका देखो ओव्यूल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, प्लेसेंटा से हो रहा था, है ना। मेगास्पोरेंजियम को जो हमारा ओरिजिन हो रहा था वो प्लेसेंटा से हो रहा था। अब प्लेसेंटा से उसको अटैच तो रहना पड़ेगा ना, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी हेल्प से वो प्लेसेंटा से अटैच है उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। सेकंड आता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिक्यूलस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल। यानी कि वो जंक्शन जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। फ्यूनिकल क्या थी, आपकी स्टॉक, और आपका ओव्यूल था, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ही स्टॉक थी हमारी। अब वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है और जो ओव्यूल है, उनके बीच का जो जंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम, ठीक है। या फिर वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से फ्यूनिकल जो होता है वो ओव्यूल से अटैच होता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। नेक्स्ट आपके आते हैं इंटेग्यूमेंट। हम लोगों ने बात की ओव्यूल क्या होता है, इंटेग्यूमेंटेड
इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप जो ओव्यूल की बॉडी को सराउंड करके रखते हैं, यानी वो पर्टिकुलर एनवेलप जो ओव्यूल के अराउंड प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है पोर और पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टिप के ऊपर वो पोर या पैसेज जो प्रेजेंट है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि इंटेग्यूमेंट कौन से ओव्यूल के एंड पे प्रेजेंट नहीं होता? माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइल। अब आती है बात चैलेजल। चैलेजल एंड जो होता है दैट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, वो क्या होता है? दैट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, और वो क्या होता है? दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ। अब ये क्या होगा आपका? ओव्यूल का बेसल पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे चैलेजल एंड। लास्ट में आया आपका न्यूसेलस, सॉरी न्यूसेलस के बाद एम्ब्रोसाइक भी है। तो न्यूसेलस क्या होता है? इट इज द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू enclosed within the integuments and forms the body of ovule। यानी वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ मास जो आपका इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एनक्लोज्ड होगा एंड ओव्यूल की बॉडी को फॉर्म करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस। फिर आपका आता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एक तो इसको क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ये लोकेटेड होता है न्यूसेलस के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है न्यूसेलस के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है ना, जनरली सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जो कि मेगास्पोर से बना होता है। ठीक है, जो किससे बना होगा? मेगास्पोर से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको हम लोग डायग्राम को देखें, ये आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या दिखाया हुआ है? ये आपका जो है वो हमें एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया होता है। अब ओव्यूल भी जो होते हैं ना वो बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, ओव्यूल जो होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं, बट मेजोरिटी के अंदर जो ओव्यूल मिलता है वो मिलता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, वो क्या मिलता है? आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है यहाँ पर क्या होता है ना, जो माइक्रोपाइलर होता है ना वो थोड़ा सा इन्वर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। आपका जो व्यूल होगा वो थोड़ा सा इन्वर्टेड होगा, और जो आपका माइक्रोपाइल होता है वो थोड़ा सा बेंट डाउन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये अगर हम लोग बात करें, ये इसका दिखाया हुआ है चैलेजल एंड। चैलेजल एंड क्या था? बेसल पार्ट था। ठीक है, जो आपका बेसल पार्ट था वो हमारा था चैलेजल एंड। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक जो न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है। जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा और ये आपका न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये आपकी है आउटर इंटेग्यूमेंट। बताया ना कि इंटेग्यूमेंट्स क्या है? वन और मोर देन वन लेयर्स प्रेजेंट। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई हुई है। ये अब हमारा क्या है? ये माइक्रोपाइलर पोल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा माइक्रोपाइलर पोल है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोल है, ये जो आपका है, ये यहाँ पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं है ना, मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया इसको। ये देखो यहाँ पर कोई भी आपके जो है वो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला माइक्रोपाइल। और ये जो दिखाए हुए, ये दिखाया हुआ है फ्यूनिक्यूल। ठीक है, ये आपका क्या दिखाया हुआ है? ये हमारा फ्यूनिकल दिखाया हुआ है। ठीक है, और हम नीचे हमारा क्या दिखाया हुआ है? हाइलम। ठीक है, अब हाइलम क्या है? हमारा जंक्शन होता है। हाइलम इज जंक्शन। और फ्यूनिकल क्या होता है? जहां से जो हमारा ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की, तो ये आपके लिए लेबलिंग में आ जाता है। नीट के अंदर काफी बार ये पूछा भी हुआ है और आगे भी पूछ सकते हैं, या फिर सीयूटी के अंदर भी आ सकता है। अभी तो सीयूटी भी आप लोगों का कंपलसरी हो गया हाई यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो सीयूईटी या फिर नीट के अंदर आपसे लेबलिंग के लिए भी ये डायग्राम पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग ये बता देती हूँ मैं, ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात नहीं की। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात नहीं की हुई, बट ये आप लोग इनके एग्जांपल्स याद रख सकते हो। एंड अगर आपको नहीं करना तो वो भी कोई जरूरी नहीं है, बट सीबीएसई के लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो ओव्यूल्स की अगर बात की जाए, तो ओव्यूल्स को क्लासिफाई जो किया गया वो माइक्रोपाइलर बॉडी के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोपाइल की पोजीशन है ना ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है, किस तरीके से जो हमारा वो पर्टिकुलर ओव्यूल है वो अलाइंड है ना, जो उसका माइक्रोपाइलर एंड है वो किस तरीके से अलाइंड है, 90 डिग्री पे है,
180 डिग्री पे है, कंप्लीटली बेंट है, ठीक है, या उससे बिल्कुल सामने है। तो उस तरीके से हम लोगों ने ओव्यूल्स को क्लासिफाई किया एंड उसके बेसिस पे 6 टाइप के ओव्यूल्स जो है वो होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस, द फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस, और इसका एग्जांपल होते हैं आपके पाइपर निग्रम, ठीक है, पॉलीगोनम या फिर साइकस। एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो। अब एनाट्रोपस क्या होते हैं? एनाट्रोपस आपके मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली जो पाए जाते हैं वो आपका कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस, ठीक है। तो ये क्या होगा? इट विल बी द मोस्ट कॉमन टाइप, इट विल बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस, उसका एग्जांपल है रेनकुलस। केम्पाइलोट्रोपस का एग्जांपल है लेग्यूमिनोसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस, जिसका एग्जांपल है लेमना, पॉपी प्लांट और एलिश्मा। और लास्ट में आता है ससिनोट्रोपस, जिसका एग्जांपल होता है आपका ओपनशिया, कैक्टस वाली जो फैमिली है, कैक्टेसी। और साथ में प्लुम्बागेनेसी वाली जो फैमिली है वो, ठीक है, यानी कि जहां पर प्लुम्बागो प्रेजेंट होता है वो वाली आपकी फैमिली जो है वो आपकी ससिनोट्रोपस की होती है, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने ओव्यूल के बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, ओव्यूल के हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा? जहां पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। बहुत सारा मेगा मेगा हो गया। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region, ठीक है। आप जो ओव्यूल्स होते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और कहाँ पर होगा ये प्रोसेस? होगा कहाँ पर? ये प्रोसेस आपको होगा माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी, ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एमएमसी होता है यानी जो मेगास्पोर मदर सेल होता है बहुत बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और साथ में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो साइटोप्लाज्म होगा वो काफी डेंस होगा और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। अब एमएमसी के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। वहां पर भी एमएमसी के अंदर क्या हो रहा था? म्योटिक डिवीजन हो रही थी, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन आपको देखने को मिलेगी, और एक लीनियर टेट्राड बन जाता है 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स का। 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स का क्या बन जाता है? वहां पर टेट्राड देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला था ना, जहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स खुद को अरेंज कर रहे थे, ठीक है। बट उनकी प्लॉइडी क्या रही थी यहाँ पर? उसकी प्लॉइडी यहाँ पर क्या रही थी? एन ही रही थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। यहाँ पर इनकी भी प्लॉइडी जो रहेगी वो सेम रहेगी। अब इन 4 मेगास्पोर टेट्राड के अंदर से क्या होगा? सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। जो मेगास्पोर उन चारों मेगास्पोर्स में से चैलेजल एंड के ऊपर होगा, ठीक है, यानी चैलेजल एंड वाला जो होगा वो रहेगा फंक्शनल, जबकि जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होंगे वो तीनों मेगास्पोर्स जो होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा जो आगे प्रोसेस के अंदर काम आएगा, ठीक है। अब मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? ताकि वहां पर एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बन सके फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी बात करी थी और यहाँ पर भी बात कर ली, ठीक है। अब ये आपका क्या दिखाया हुआ है? ये आपका एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका 1 सेल, फिर ये 2 सेल, और ये आपका 4 सेल हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है फिर हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग आपके डायग्राम को देखें, ठीक है, आपके डायग्राम को हम लोग अगर ध्यान से हम लोग देखें तो आपके डायग्राम के अंदर ये क्या दिखाया हुआ है? आपका मेगास्पोर मदर सेल, डायड और टेट्राड दिखाया हुआ है मेगास्पोर्स का, ठीक है। ये आपका क्या है? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये आपका क्या है? ये आपका मेगास्पोर डायड है जहाँ पर 2 सेल्स हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है? मेगास्पोर
टेट्राड। ये आपका क्या है, मेगास्पोर टेट्राड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मेगास्पोर टेट्राड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, जस्ट अ मिनट, ये आपका जो है, ये आपका लार्ज मेगास्पोर मदर सेल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी डायग्राम जो हमने लिया हुआ है ये आपका एनसीईआरटी से ही डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है जहां पर ये न्यूसेलस है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। अब ये क्या है, न्यूसेलस, यहाँ पर माइक्रोस्पोर डायट बना और उसके बाद में क्या बन गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। ठीक है, जिनके अंदर से जो चैलेंजल एंड पर होगा वो क्या होगा, फंक्शनल रहेगा, और बाकी तीन जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो इसको अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो पंचानन महेश्वरी जी थे, ठीक है, जो पंचानन महेश्वरी जी थे, इन्होंने क्या किया था, एम्ब्रियोसैक का क्लासिफिकेशन किया था। एम्ब्रियोसैक का यानी फीमेल गैमेटोफाइट का क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पे, कि कितनी मेगास्पोर न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, उस बेसिस पे इन्होंने जो है क्लासिफाई किया था हमारे एम्ब्रियोसैक। ठीक है, उसी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था एम्ब्रियोसैक। एक था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक जहां पर आपका एक मेगास्पोर न्यूक्लियाई क्या था, आपका एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। बाइस्पोरिक के अंदर क्या था, आपके दो जो मेगास्पोर न्यूक्लियाई थे वो आपका एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे, और टेट्रासोरिक के अंदर जो चार मेगास्पोर न्यूक्लियाई थे वो जब आपके एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे तो उसको इन लोगों ने बोला टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस। सो नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये जो दोनों है बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, ये आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इनको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि आपको अभी जरूरत इसकी नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, जिसको पॉलीगोनम टाइप भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक बोला जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जिसकी प्लॉइडी एन होगी, सबकी प्लॉइडी एन ही होगी, बट एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या करता है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपका मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक देखने को मिलता है। एंड ये जो है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम के अंदर इसको स्टडी किया था स्ट्रेसबर्गर। स्ट्रेसबर्गर कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीगोनम के अंदर इसको स्टडी किया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो चैलेंजल एंड का न्यूक्लियाई होगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड से फोर्थ वाला था। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, यस, तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये तीनों जो रहेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, और ये वाला जो रहेगा ये आपका चैलेंजल एंड पे होगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका फंक्शनल रहेगा। ठीक है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, और जो फोर्थ वाला होगा वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड दो न्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है, अब वो दो न्यूक्लियाई क्या करेंगी, ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगी। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर जाएंगी एंड उसके बाद में टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, जो वो दो पर्टिकुलर माइटोटिकली डिवाइडेड न्यूक्लियाई बनी वो क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल पे जाके टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनाएंगी। उसके बाद में क्या होता है, अब एक डिवीजन हो गई, उसके बाद में दो और माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, दो और माइटोटिक डिवीजन होगी, तो ताकि क्या होगा, दो से चार, और उसके बाद में फाइनली एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक जो है वहां पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फाइनली वहां पर क्या हो जाएगा, एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन जो है हमें वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले दो होंगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो और सीक्वेंशियल डिवीजन होने की वजह से
उसके बाद में 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक और उसके बाद में हम लोगों को 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है आपकी 2 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी है 4 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और ये जो है दिस इज दी 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये आपकी 8 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये आपका क्या दिखा है, आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक दिखा है, ये आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक दिखा है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, वहां पर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, किस वजह से हुआ, माइटोटिक डिविजन की वजह से। ठीक है, अब one nucleus from each pole moves to the middle and they form polar nuclei। दोनों पोल्स के ऊपर से एक एक न्यूक्लियस साथ में आएगा और वो क्या बना देंगे, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, जो कि कहाँ आ जाएगी, सेंटर में। ये देखो, एक इधर से आया, एक इस एंड से आया और एक इस एंड से आया। फाइनली यहाँ पर ये क्या बन गया, आपका पोलर न्यूक्लियाई बन गया। यहाँ पर आपका क्या बन गया, पोलर न्यूक्लियाई बन गया। These mitotic divisions are strictly free nuclear, यानी कि ये जो डिविजन्स होती है क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर, यानी कि वहां पर जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता। ठीक है, इमीडिएटली वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। एंड इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी बात करते हैं। 3 of the nuclei gets organized as cells at micropylar end, जो कि क्या बना लेती है, एग एपरेटस। 3 न्यूक्लियाई क्या करेंगी, खुद को ऑर्गेनाइज कर लेंगी और उसके बाद में वहां पर क्या बना लेती है, वहां पर एग एपरेटस बना लेती है, जिसके अंदर एक क्या होता है, एग सेल होता है और दो क्या होती है, सिनर्जिड्स। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या बन गया, ये सिनर्जिड्स प्लस एग, इसने मिलके क्या बनाया, ये मिलके बन गया आपका एग एपरेटस। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एग एपरेटस। और ये कहाँ बना, आपका माइक्रोपाइलर एंड। ये आपका कहाँ बना, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, इस डायग्राम को भी अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक एक्सेल और दो सिनर्जिस्ट, इन्होंने मिलके क्या बनाया, आपका एग एपरेटस बना लिया। 3 न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड एज एंटीपोडल सेल एट चेलेजल एंड। अब चेलेजल एंड के ऊपर जो बची हुई 3 न्यूक्लियाई, देखो दो क्या हो गई थी, सेंटर में आ गई थी, जहां पर पोलर न्यूक्लियाई बन गया, सेंट्रल सेल भी जिसको बोलेंगे, जहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर सिनर्जिड्स और दो सिनर्जिड्स और एक एक्सेल प्रेजेंट है, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एग एपरेटस। और यहाँ पर चैलेजल एंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 सेल्स या 3 न्यूक्लियाई खुद को जब अरेंज करेंगी तो वो क्या बना लेंगी, वो बना लेंगी एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ गई उनको बोला पोलर न्यूक्लियाई, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया। इसी के साथ में क्या बन गया, वहां पर 7 न्यू सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें देखने को मिला। ठीक है, क्या बना, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे कितने हैं, 8 न्यूक्लियस, और सेल्स हमारे टोटल कितने प्रेजेंट है, 7 सेल्स प्रेजेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोला। ठीक है, जहां पर एक आपका सेंट्रल सेल, दो सिनर्जिट्स। ठीक है, एक आपका सेंट्रल सेल, देखो एक सेंट्रल सेल, दो सिनर्जिट्स, एक एक्सेल और 3 एंटीपोडल। ठीक है, ये कितने हो गए आपके 7। बट सेंट्रल सेल के अंदर कितने हैं, ये जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, तो 7 + 1 अगर कर दे तो 8 न्यूक्लियाई, बट 7 सेल, तो यानी कि टोटल कितना बन गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है वो किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिनर्जिड्स की, जिनको हेल्पर सेल या फिर कोऑपरेटिव सेल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एक तो माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस होता है इनके अंदर और एक चैलेजल वैक्यूल होता है। ठीक है, सिनर्जिड्स किससे बने होते हैं, माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस और चैलेजल वैक्यूल से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो ज्यादा डिटेल में बात की गई है वो यहाँ तक की गई है। ठीक है, अब क्या होगा, माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस और चैलेजल वैक्यूल से सिनर्जिड्स बने होंगे और इनके अंदर क्या होता है ना, चैलेजल साइड के ऊपर मेच्योरिटी के टाइम पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है,
चैलेजल साइड पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी मेच्योरिटी के टाइम पे। एंड यहाँ पर क्या होता है, सिनर्जिड्स के अंदर पिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर टिप पे। ठीक है, ये आपकी इधर क्या दिखाया हुआ है, माइक्रोपाइलर टिप दिखाई हुई है, ये दो सिनर्जिड्स दिखाए हुए हैं और ये आपके फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। ठीक है, अब फिलिफॉर्म एपरेटस क्या होते हैं ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। देख रहे हो आप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा रखे हैं, हाथ लग रहा है ना किसी इंसान का, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिखाई होंगी। और हर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, माइक्रोफाइबल्स होंगी। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी जो एक शीट टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड होंगी। ठीक है, अब जब पॉलिनेशन होता है तो ये जो सिनर्जिड्स होती है ना, इनका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सिनर्जिड्स जो होते हैं ये कीमोट्रोपिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिससे क्या हो पाता है, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो एम्ब्रियो सैक की तरफ हो पाती है। यानी कि एम्ब्रियो सैक की तरफ जो पोलन ट्यूब ग्रोथ जा पाती है वो किस वजह से जा पाती है, सिनर्जिड्स उसमें काफी इंपॉर्टेंट, जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है, अगर मैं ढंग से बोलूं तो फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर जो है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काफी मेजर रोल होता है पोलन ट्यूब को गाइड करने में। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का जो मेजर रोल होगा वो क्या होगा, गाइडिंग द ट्यूब, गाइडिंग द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट इज योर एग सेल। ठीक है, एग क्या होता है, इट शोज साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी ऑपोजिट टू सिनर्जिड्स एंड इट्स वॉल इज थिकर एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी प्रेजेंट होगी सिनर्जिड के ऑपोजिट, एंड इसकी जो वॉल्स होती है ना वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ज्यादा थिक होती है। ठीक है, एग के अंदर क्या होगा, एक माइक्रोपाइलर वैक्यूल और चैलिजल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस केस में क्या था हमारे पास में, चैलिजल वैक्यूल और माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइलर वैक्यूल और चैलिजल न्यूक्लियस। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस पोर्शन को छोड़ भी सकते हैं, डायग्राम आपको याद रखना है बट आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो होता है एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन जो होता है वो आपका एग और सिनर्जिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें एंटीकोडल सेल्स की, जिनको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर थ्री इन नंबर, तीन एंटीकोडल सेल्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं और ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के। ठीक है, लास्ट में आपका आता है सेंट्रल सेल, जो कि लार्जेस्ट सेल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, फिलीफॉर्म एपरेटस वाला आप याद रखो। इसके अलावा ये याद रखो कि जो एंटीकोडल सेल्स है वो वेजिटेटिव होते हैं और सेंट्रल सेल जो होता है वो एम्ब्रियो सैक का लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज हो जाएंगे ताकि एक सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस वहां पर फॉर्म हो सके। ठीक है, तो सेंट्रल सेल जो होगा लार्जेस्ट सेल होगा, एंड जो दो पोलर न्यूक्लियाई होंगी सेंट्रल सेल की वो फ्यूज कर जाती है, तभी तो वो एक सिंगल सेल बन रहा है ना, एंड इसीलिए हम लोगों ने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज बोली। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या कर लेते हैं, एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस वहां पर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। ठीक है, सो इसी के साथ में हम लोगों ने ये सारा पोर्शन जो है वो हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका है उसको हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन को। आई होप ये सारा जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपका पूरा 12th का सिलेबस और नीट और सीयूईटी के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन बायोलॉजी की मैं इसी चैनल के ऊपर करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।